हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की जो मास्टर क्लास आपकी जो हो रही थी, यानी महामैराथन क्लास जो हो रही थी, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बच गई थी, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं। इसके साथ साथ आपका आर्टिकल्स आता है, उसके साथ साथ आपके जैसे कि आपके एसे आप मैंने बोले थे, उसके बाद एप्लीकेशन लेटर, जो भी चीज़ें आती हैं सब यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। और इसके साथ साथ दो क्वेश्चंस मेरे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रह गए थे, यानी टीएलएम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीएलएम इन इंग्लिश टीचिंग। एक ये क्वेश्चन था जो हमारे एक प्रशिक्षु ने पूछा हुआ था, जो रह गया था 2021 में, वो पूछा भी गया था। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का टीचिंग लर्निंग में क्या रोल है, क्या उसका महत्व है, क्या उसका रोल है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ये देखिए, एक एप्लीकेशन आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट आपकी जो आई थी वो आपकी फेक थी, ठीक है, लेकिन वो रियल भी हो सकती है। रियल होने का मतलब ये नहीं, मतलब उसको रियल किया जा सकता है। सिर्फ एक सिग्नेचर पीएनपी के थ्रू एक साइन की ज़रूरत होती है, जिससे वो रियल भी हो सकता है वो आपकी रियल भी कर दी जाए। अभी तो वो फेक है। ठीक है, चलिए। और जितने भी हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हैं, यानी नए प्रशिक्षु हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव क्लासेस लूं, उसका आपको पीडीएफ मिलता रहे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो है वो आपकी ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको फ्री में और आपको किसी भी चीज़ को लिखना ना पड़े, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम को मैनेज करके चलिए, टाइम को बचा कर चलिए। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ लिखनी ना पड़े, इसलिए आप वहाँ से पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारी सुविधाएँ आपको मैं दे रही हूँ। इसके साथ साथ सारी चीज़ें फ्री हैं, और आप क्लास को पर डे देखिए। और आपको बता दें, कल मैथ की क्लास होगी। जो हमारे प्रशिक्षु बहुत परेशान है, मैं मैथ की क्लास कब होगी, तो मैथ की महामैराथन क्लास जो है वो धमाकेदार होगी, कल होगी। देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैं एकदम क्लियर सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। यानी कि आपको पता है, एप्लीकेशन और लेटर में ही मुझे आज टाइम लग गया। पता है क्यों इतना टाइम लग गया? क्योंकि एप्लीकेशन को हम चाहते तो बुक से छाप सकते थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम उसको ईजी लैंग्वेज में, एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखाएं, ताकि आप उसको पढ़ सकें। और ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे कि एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन आप कैसे बना लो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत हो गई बातें, तो चलिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बच्चे लाइक नहीं करते, बहुत ही कम ऐसे जो हमारे रेगुलर जो हमारे प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं हमसे, वो सिर्फ कमेंट्स करते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं या कैसा आपको लग रहा है, बाकी नहीं करते। सिर्फ एक लाइक करने में आपको दिक्कत होती है, जबकि मैं पीडीएफ भी फ्री में देती हूँ, सारी चीज़ें फ्री में देती हूँ, फिर भी आप शेयर और लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए। पहला पॉइंट है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी ये आपका ये भी एक जो है चैप्टर है अलग से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला आपको पॉइंट, यानी जो भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछेंगे वही मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो अ वन हु नोज टू लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अ वन हु, यहाँ पर अ वन नहीं होगा, यहाँ पर होगा अ मैन। ठीक है, अ वन नहीं होगा, यहाँ पर अ मैन, यानी कि वो इंसान, यानी वो आदमी जो क्या करता है, जो दो लैंग्वेज जानता है। ठीक है, तो उसे हम बाईलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, जो दो भाषाओं को जानता है उन्हें हम बाईलिंगुअल कहते हैं। फिर क्या है, हु वन नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं। यानी जो बहुभाषीय होते हैं, लिंग्विस्ट मतलब बहुभाषी, यानी कि जिसको हिंदी भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, मराठी भी आती हो। ठीक है, और कई सारी भाषाएं, ठीक है, जैसे गुजराती है, ये सारी भाषाएं मतलब आती हो, यानी एक से ज़्यादा भाषा आती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं। और जिन्हें दो लैंग्वेज आती हैं उन्हें हम बाइलिंगुअल कहते हैं। नहीं, बाई मतलब होता है दो, यानी ये बाई मतलब दो भाषा जैसे आती है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी जिसको ना ही लिखना आता हो ना ही पढ़ना होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलिटरेट कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है वन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, जो क्या करता है, जो हर एक से नफरत करता है, हर एक से घृणा करता है, उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ मैन इन विच नाइदर पार्टी विंस, यहाँ पर अ मैच होगा, नॉट मैन। ठीक है, अ मैच। देखिए, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर वो हो जाता है ना कि लिखने में कभी कभी
लिखो कुछ और लिख कुछ और जाता है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बताती जा रही हूँ। तो अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी किसी भी पार्टी में कोई भी मैच ना जीता हो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा बनी, जनता के लिए बनी है, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी बोलते हैं। फिर कहते हैं अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, जो मांस को खाते हैं, यानी ताज़ा ताज़ा मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, यानी कि मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट लॉ, जो संविधान के क्या हो, खिलाफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलीगल। ठीक है, ठीक है। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग का मर्डर क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ सेल्फ, यानी खुद से अगर कोई अपने आप को मारता है, खुद से अपने आप मर जाता है, तो उसे हम सुसाइड कहते हैं, आपको पता ही है ना। फिर क्या, मर्डर ऑफ फादर, यानी पिता का मर्डर क्या कहलाता है, फैट्रीसाइड कहलाता है। माता का मर्डर क्या कहलाता है, माता का मर्डर जो होता है वो मैट्रीसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ किंग, किसी राजा का मर्डर कर दिया जाए तो वो कहलाता है रेजिसाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेट में भी बहुत पूछा जाता है। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक आदमी की जो जीवन परिचय है, वो अगर वो आदमी अपने जीवन परिचय को खुद लिख रहा है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी हम अपने जीवन परिचय, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखते हैं तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और एक होता है कि किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई दूसरा लिखे तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। यानी कोई राइटर होता है, कोई लेखक होता है जो दूसरे की जीवन के बारे में खुद लिखे, वो दूसरे के जीवन के बारे में लिख रहा है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है, ऐसे आर्टिकल्स जो क्या होते हैं एक देश से दूसरे देश में क्या होते हैं, भेजे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ द एनिमल्स, यानी आप जब जीव जंतुओं या जानवरों की जब आप स्टडी करते हो, उसको पढ़ते हो उसके बारे में, तो उसे हम जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी की बुक आती है ना जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वन हु स्पीक्स ऑन हाफ ऑफ अदर। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया कि वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि कोई भी ऐसा भाषण जिसे किसी का लिखा हुआ भाषण कोई दूसरा बोल दे। ठीक है, जैसे मान लो नेता लोग होते हैं, अगर नेता लोग कोई भाषण लिखते हैं और उस भाषण को कोई और मतलब उसको बोल दे, उसको पढ़े या उसके बारे में बताए, तो उसे हम स्पीकर मैन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुक विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, ऐसी किताब जो बिना ऑथर के है। ठीक है, जो बिना ऑथर के, जहाँ पर उस किताब में कोई ऑथर का नाम नहीं है, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी किताब जिसके लेखक का पता ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं, यानी साइंस में जो हम वनस्पतियों के बारे में जो पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉटनी। यानी कि जब हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं साइंस में तो उसे बॉटनी कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की लिस्ट को हम कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, आप लोग कभी देखा होगा जो लेडीज़ हमारी होती हैं, जो लड़कियां हमारी हैं, क्या है, जो महिलाएं या पुरुष दोनों, एक की नहीं दोनों की बात की है, मतलब एक क्या होता है, कैटलॉग दिखाया जाता है कि यानी कि 2-4 पीस होते हैं ड्रेस के और कहा जाता है कि इनको कैटलॉग दिखा दो, उससे रिलेटेड जो भी ड्रेसेस होती हैं ना उनके कैटलॉग दिखाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर जो कपड़े की दुकान पर जाते हैं वहाँ पर सुना होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो जो बुक्स की जो लिस्ट होती है उसे हम कैटलॉग कहते हैं। एक बुक्स होती है ना, बुक्स में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये वाला ड्रेस है ना। चलिए अब हमारे शुरू होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आपको पता है, एक आर्टिकल होता है जो आपके
न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, और ये आर्टिकल दूसरा है। तो आर्टिकल्स क्या होता है, द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, जो ए एंड द होते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, यानी ए एंड द वर्ड्स को, शब्दों को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, आर्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, ए एंड द। ठीक है, चलिए यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, ध्यानपूर्वक कौन, देखिए ग्रामर में मैंने आपको कल बहुत सारी जो उसकी वीडियोस आपको टेलीग्राम पे सेंड किया था, वो इसलिए सेंड किया था कि वो देखिए, इसीलिए मैं जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो मैं पहले ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में इतने अच्छे से, इतनी डीपली आप चीज़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, और चीज़ों को डीपली पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना आप फ्री टाइम में एक टॉपिक को लेकर के उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हो, उतना आप एग्जामिनेशन टाइम में नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वही इसीलिए मैंने जो ग्रामर पोर्शन था, वो मैंने पहले से ही एक एक प्रोनाउन, नाउन सभी के कॉन्सेप्ट को समझाया, उसके साथ उसके क्वेश्चन को भी कवर कराया है। इसके साथ साथ जैसे आपके एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, इसके भी आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराया। तो इस तरीके से मैंने पहले ही करा दिया। आप उसी वीडियो को देखिए, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि और नया पढ़ें, और नया, अब नया नहीं, आप वही पढ़ो जो पढ़ चुके हो, उसको मल्टीपल रिविजन को। देखिए स्मार्ट स्टडी वही होती है जो आप पहले से पढ़ चुके हो, एग्जामिनेशन टाइम में सिर्फ आपको रिविजन टाइम रखना होता है। ठीक है, चलिए तो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम सबसे पहले ए और एन का यूज़ बताते हैं। तो आर्टिकल ए और एन का मतलब एक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक, यानी जैसे हमने कहा अ बॉय यानी एक लड़का, अ गर्ल्स यानी एक लड़की, समझ में आया। एन का यूज़ वॉवेल साउंड में और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड में किया जाता है। अब आपको हो गई ये वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो वोवेल्स यानी जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट यानी जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो इंग्लिश में जो वोवेल्स हैं, यानी हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में जो आपके वोवेल्स होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 टाइप्स हुए, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं 21। ठीक है, चलिए तो देखिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, 5 फिंगर्स है हमारी, 5 हमारे वॉवेल्स है। ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ नहीं, व्हाट इज़ गलत बोल गए। ठीक है, कितने वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में पूछा जाता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, बी, सी, डी, यानी इन पाँचों को छोड़कर जितने भी बचे आपके जेड तक, वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक होते हैं। ठीक है, यानी ये 21 नंबर्स होते हैं इसके। जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें हम एन लगाते हैं, यानी कि वॉवेल्स के आगे हम एन लगाते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ ए आर्टिकल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ लेकर आई हूँ। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं जिसमें हम ए लगाते हैं, ठीक है, तो जितने भी वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा ऑक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन ऑक्स। ठीक है, यानी जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनमें हम एन लगाते हैं, क्योंकि ये ऑक्स किससे शुरू हुआ है, ओ वॉवेल से शुरू हुआ है, तो हम ऑक्स लगाएंगे। हम लिखेंगे आवर्स। अब देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट भी होते हैं आवर्स, हम इसको बोल कर ही आप लगा सकते हो। आपने देखा एच लिखा है, बस आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। आप बोलें, आप उसका उच्चारण करें, ठीक है, आप उसका प्रोनाउंसिएशन करें। आप कैसे बोलते हो, आवर्स, तो आप क्या बोले हो, आवर, आवर बोले, यानी कि आ रहा है और आपका क्या है, स्वर है, यानी कि यहाँ पर एन लगेगा, एन आवर्स। ठीक है, चलिए आगे बताऊंगी आपको सारी चीज़ें। तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें हम ए लगाते हैं, जैसे बुक, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजक है, डी हमारा कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, ए, आ बुक, आ कैट, आ डॉग। ठीक है, चलिए इसी तरीके से पेन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, आ पेन। ठीक है, चलिए अब यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स, हम आर्टिकल का यूज़ और किन किन चीज़ों में करते हैं, चलिए, यानी द आर्टिकल, यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स, यानी हम द आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो द आर्टिकल का यूज़ वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में किया जाता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होती है, अभी मैंने पढ़ा कि जो हमारा एन है उसका हम वॉवेल्स में, जो एन है हमारा उसका यूज़ हम वॉवेल्स में करते हैं, और हमारा ए जो है उसका यूज़ हम कॉन्सोनेंट में करते हैं, यानी ए आर्टिकल का यूज़ कॉन्सोनेंट में और एन का वॉवेल्स में। अब जब द दोनों में किया जाता है तो ये ए और एन क्यों आया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं।
तो इसका भी एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि दा हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर दा को हम दा बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं द कैट, द डॉग, एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। वॉवेल से पहले अगर दा तो उनको दी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, वॉवेल से पहले वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ, तो हम बोलते हैं ना दी एंड। जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, दी एंड, ठीक है। दा एंड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दी एंड, क्योंकि ई जो है वो हमारा वॉवेल्स है और वॉवेल से पहले दा लगता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पिक्चर्स में जब दा एंड लिख कर आता है तो लोग डी एंड क्यों बोलते हैं, तो डी एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो है ई लगा हुआ है और ई एक वॉवेल है, और वॉवेल के साथ जब दा लग कर आता है तो उसको हम दी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब दा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि पहाड़ों के नाम माउंट एवरेस्ट, हिमालय, ठीक है। जो भी नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। जो भी जितनी भी नदियां हैं, दिशाओं के नाम, दिशा जैसे आपका क्या होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, साउथ, ये सभी। न्यूज़पेपर से पहले लगाते हैं हम, ठीक है, द न्यूज़पेपर, इस तरीके से। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी और भी प्राकृतिक चीज़ें, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, आकाश हो गया, यानी स्काई, मून, इन सभी चीज़ों में, यानी जितनी भी, आपको सिर्फ दिमाग में इतना बैठा लेना, अगर कोई भी प्राकृतिक चीज़ आपकी आ गई है, कोई भी नेचुरल आपकी नेचुरल कोई भी चीज़ आपकी आ गई है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। और हम वहाँ पर हम वॉवेल्स हम वहाँ ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक। इसीलिए कहते हैं ग्रामर्स में कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं करते हैं ग्रामर पोर्शन में, यानी जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस होता है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अब जो थ्योरेटिकल बेस होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें वही आपका आंसर, कि जैसे आप बोलते हो ना कि व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट इज़ पोएट, ठीक है, व्हाट इज़ प्रोज, तो ये तो आपका रिपीट कर जाएगा, ठीक है। लेटर रिपीट कर जाएंगे, एप्लीकेशन रिपीट कर जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ नाउन, प्रोनाउन, इसके टाइप्स रिपीट कर जाएंगे, लेकिन ये रिपीट्स नहीं करता है, क्योंकि इससे तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी, ध्यानपूर्वक सुनिए, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी नदियाँ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, और हाँ, इसके साथ साथ जो आपकी शास्त्रीय बुक्स होती हैं, जैसे कि आपकी रामायण, कुरान, ठीक है, महाभारत, ये सारी जो किताबें होती, बाइबल, ठीक है, ये सारी जो किताबें होती हैं, ये आपकी जो मतलब जो सब शास्त्रीय बुक्स होती हैं ना, ये आपकी जो है क्या होती है, इनमें दा लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं। और आपका जितनी भी दिशाएं होती हैं वो, उनमें आपका दा का यूज़ होता है। इसके साथ साथ आपको पता है, आपका जो वीक नेम होते हैं, आपके जो क्या बोलते हैं, मंथली नेम होते हैं, उनमें भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन के नाम से पहले। ऑर्गन यानी कि जो बॉडी ऑर्गन होते हैं, यानी हमारे अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, जैसे द आइज़, ठीक है, द नोज़, ठीक है, द माउथ, द हैंड, द लेग्स, ठीक है। इस तरीके से, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी में हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। चलिए, आई होप कि हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे क्लासिकल बुक्स के नाम जो होते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे नदियाँ हैं, गंगा, गंगा क्या है, नदी, तो द गंगा। द हिमालय, ये क्या है, एक पर्वत है, माउंटेन है। द गीता, ये क्या है, हमारी किताब है गीता, जो एक हमारी क्लासिकल बुक है। द रामायण, ठीक है। द न्यूज़पेपर, द सन, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ठीक है। इस तरीके से हम द का यूज़ करते हैं। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया। पहला पॉइंट हमने क्या समझा, पहला हमने समझा कि जितने भी हमारे वॉवेल्स होते हैं, यानी 5 टाइप्स के वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने समझा, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजक होते हैं, उनमें हम ए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और ये हमारे 21 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा द आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं। अगर द आर्टिकल का यूज़ हम क्या करते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों में करते हैं, लेकिन अगर आपका वोवेल्स होता है तो उसको हम दी एंड बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसको दा बोलते हैं। पाँचवां पॉइंट हमने जो समझा वो ये समझा कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे प्राकृतिक चीज़ें हो, जितनी भी जिसको ईश्वर ने बनाया, सभी को हम क्या बोलते हैं, द आर्टिकल्स का यूज़ वहाँ पर करते हैं। इसके साथ साथ आपका जैसे आपकी जो शास्त्रीय किताबें होती हैं, यानी आपकी जैसे कुरान, बाइबल, फिर आपकी रामायण हो गई, ठीक है, महाभारत हो गई, गीता हो गई, ठीक है, ये सभी आपकी जो होती हैं। फिर आपके जितनी भी दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो भी होती हैं, ठीक है,
ये सारी दिशाओं में न्यूज़पेपर के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हम इनमें द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब कुछ जो फैक्ट हैं चलिए उनको भी समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए द आर्टिकल एग्जाम्पल वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जैसे द कार हो गया, ठीक, द एंड हो गया, द पेन हो गया, द एप्पल हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट को समझ लेते हैं। फैक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो वोवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही, वोवेल्स को स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। फिर क्या, जैसे वोवेल्स हमारे कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं, आ ई उ ए ओ अंग आ, ठीक है। तो ये जिनका साउंड आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो, यानी कि हिंदी साउंड आ रहा हो, ठीक है। फैक्ट में ये बताया गया कि बोलने पर हिंदी साउंड आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमने कहा FCI, ठीक है, इसमें कहें कि इससे पहले कौन सा आपका आर्टिकल्स लगेगा, F, आपने बोला FCI, ठीक है, F है तो इससे पहले F में कौन सा आपका साउंड निकल रहा है, A निकल रहा है, ठीक है। तो A हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर में हम इसमें क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। फिर हमारा क्या है, सॉरी, ये जो आपके आते हैं इनमें हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम एन का यूज़ करेंगे, एन FCI, ठीक है, यानी वोवेल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, है ना। फिर क्या है, MBA, अगर इस तरीके से MBA लिखकर आए उससे पहले पूछा जाए कौन सा आप आर्टिकल यूज़ करोगे, तो हम एन यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम M बोल रहे हैं ना, M और A जो है एक स्वर है, यानी जिसको बोलने पर हिंदी साउंड का भी स्वर अगर आ रहा है, हिंदी साउंड अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी स्वर आ रहा है, तो भी आप यहाँ पर एन लगाओगे। आवर्स, आवर्स में बड़ा आ रहा है, ये क्या है, ये एक स्वर है, तो इसलिए हम इसके पहले किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। SMS, ठीक है, S यानी ए साउंड हमारा आ रहा है और ए जो हमारा हिंदी स्वर है, तो इसको भी हम एम यूज, यानी हिंदी का भी अगर स्वर आएगा तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। यानी साउंड जो हमारा है, यानी बोलने पर अगर हिंदी स्वर निकल रहा है तो भी हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट था। चलिए हमारे आर्टिकल्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे आई सा, ये आपका पेपर में पूछा गया है, वही मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर लिखा आई सा कैट, और यहाँ पर आपको बताना था कि यहाँ पर ए या एन आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी जो आपका है कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब यहाँ पर ऑरेंज आया था, ओ जो आपका है वोवेल से, तो इसलिए एन यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, एन आर्टिकल्स का। चलिए नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन। अब आते हैं बाकी जो आपके पोर्शन है ग्रामर्स के, वो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तभी आप पढ़ पाओगे। तो वो मैंने आपको कल रात में वीडियो सारी दी थी ना, टेलीग्राम पे सेंड की थी, और आप वीडियोस आपको टेलीग्राम पे ही क्या आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, इधर उधर भागने से अच्छा है, दूसरों से पूछने से अच्छा है, आप उन वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और आपको बताते ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, इंग्लिश में बहुत बैक लगती है सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत कम ही है जो थ्योरेटिकल पार्ट्स पूछा जा रहा हो, लेकिन ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अगर आपसे लिखने को आए तो आप कैसे लिखोगे। देखिए दूसरी आपकी एप्लीकेशन है बीमार, यहाँ बीमारी नहीं, बीमार माँ होगा, ठीक है, बीमार माँ की देखभाल करने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर होगा बीमार पिता की बीमारी हटा दीजिएगा, बीमार पिता की देखभाल करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए बीमार माँ की देखभाल और बीमार पिता की देखभाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, पहले हम खुद जो बीमार है उसको पहले सही कर लेते हैं, ठीक है, उसको पहले सीख लेते हैं। चलिए तो आपको पता है कि जब भी एप्लीकेशन लिखने को आता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर टू, और फिर कॉमा लगाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉमा लगाते हैं, फिर द प्रिंसिपल, उसके बाद जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखिएगा। मैं BMW से पढ़ी हूँ इसलिए मैंने BMW लिखा है, बुनियाद महाविद्यालय, ठीक है, खैराबाद सीतापुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी क्या विषय, किस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रही हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मुझे छुट्टी लेनी है, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मैं किस लिए लिख रही हूँ, एप्लीकेशन बीमारी की छुट्टी के लिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहते हो। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, ठीक है। क्या लिखेंगे आप कि सम्मानपूर्वक, ठीक है, या सविनय निवेदन, या कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि मैं यह कहना चाहती हूँ
कि मैं 5 दिनों से बुखार में से परेशान हूँ या बुखार से क्या है पीड़ित हूँ। ठीक है, कि मैं 5 दिनों से क्या है बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। ओहो, ये क्या हो गया, रुक जाइए ज़रा सा वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्या हो गया था बीच में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ। तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम टू का यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके नीचे जस्ट नीचे कॉमा के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल BMW खैराबाद सीतापुर, जो भी आप के स्कूल का नाम है और जहाँ से आप हो वो लिख दोगे। फिर सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, आप बीमारी की छुट्टी पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो वही आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, चलिए अब आपने लिखा सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। ये तो आपको रटी हुई होगी क्योंकि आप हमेशा से बीमारी की छुट्टी पर एप्लीकेशन लिखते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो सविनय निवेदन यह है, कहना चाहती हूँ या यह है कि मैं 5 दिनों से क्या है बुखार से पीड़ित हूँ या बुखार से परेशान हूँ। ठीक है, कितने दिनों से, 5 दिनों से। आई हैव हाई फीवर ऑल्सो, मुझे बहुत तेज़ बुखार, मुझे क्या है तेज़ बुखार भी है। ठीक है, फीवर ऑल्सो, मुझे तेज़ बुखार भी है। आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 10 days मोर। ठीक है, मैं क्या है, मैं जो है वो 10 दिनों के, इसलिए मैं 10 दिनों के लिए कॉलेज में उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days फ्रॉम टुडे, यानी कि कृपया मुझे आज से 10 दिनों के लिए छुट्टी दें। आज से यानी कि 10 days फ्रॉम टुडे, यानी आज से 10 दिनों के लिए छुट्टी देने की कृपा करें। फिर आप लिखोगे थैंक यू यानी धन्यवाद। डेट, यहाँ पर जो भी आप छुट्टी लेना चाहते हो जितने दिन तक, वो डेट जिस दिन आप छुट्टी लेने आए हो उस डेट को यहाँ पर लिखिएगा। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उसी दिन उसी की डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। योर ओबीडियंटली यानी आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य XYZ। ठीक है, आपको नाम नहीं लिखना है, XYZ ही लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में लाई हूँ कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। आई हैव हाई फीवर ऑल्सो, मुझे बहुत तेज़ बुखार भी है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज फॉर 10 days मोर। मैं क्या है, मैं 10 दिनों के लिए क्या है कॉलेज में उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days फ्रॉम टुडे, यानी कि मुझे क्या है 10 दिन के लिए या 10 दिनों के लिए आज से 10 दिनों के लिए छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगर पूछा जाए कि बीमार माँ की देखभाल करने के लिए, यहाँ पर बीमारी नहीं बीमार माँ होगा। ठीक है, बीमार माँ की देखभाल करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, वही आपका फिर से वही टू और द प्रिंसिपल जिस भी स्कूल से हैं उसके बाद जहाँ स्कूल आपका स्थित है वहाँ पर। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट लिखो भी और नहीं भी, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर लीव टू लुक आफ्टर सिक मदर यानी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। फिर आपका हो गया सर या मैडम, क्या लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 5 days। यानी कि यहाँ पर आप क्या कहोगे कि मेरी माँ जो है वो क्या है, सविनय निवेदन यह है कि ये सम्मानपूर्वक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ कल रात से बुखार से पीड़ित हैं। ठीक है, फॉर द लास्ट 5 days। ठीक है, पिछले 5 दिनों से मेरी माँ क्या है बहुत ज़्यादा बीमार है, बुखार से पीड़ित हैं या बुखार से परेशान हैं। माई फादर गोज़ टू हिज ऑफिस, मेरे पिता अपने क्या है ऑफिस जाते हैं या कार्यालय जाते हैं। ठीक है, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, यहाँ पर सी होगा एडवाइस। ठीक है, एडवाइज हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 week मोर, यानी डॉक्टर ने एडवाइस दिया है, डॉक्टर ने सलाह दी है, क्या किसको, हमारी माँ को क्या है पूरी तरीके से आराम करने के लिए सलाह दी है डॉक्टर ने। ठीक है, कहा है डॉक्टर ने कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह के लिए पूरा आराम करने की सलाह दी है। ठीक है, किसको, मेरी माँ को। फिर क्या है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ओनली फ्रॉम टुडे, यानी इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि मुझे आज से केवल 3 दिनों के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, सो दैट आई मे सर्व हर प्रॉपरली, ताकि मैं उनकी ठीक से सेवा कर सकूं, यानी मैं अपनी माँ की ठीक से सेवा कर सकूं। देखिए बस इतना, बहुत इजी है। ठीक है, कितना इजी मैंने लिखवाया है कि मेरी माँ जो है वो 5 दिन से बीमार है। माई फादर गोज़ टू हिज ऑफिस, मेरे पापा जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, इसीलिए तो कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है। ठीक है, तो द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर, डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 week मोर, यानी कि कम से कम 1 हफ्ता तो आप आराम करिए। ठीक है, पूरी तरीके से आराम करिए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने छुट्टी मांग ली है। ठीक है, वही डेट आपको डालनी, वही योर ओबीडियंटली XYZ। ठीक है, चलिए
अब यहीं पर आपको पिता की छुट्टी के लिए, अब देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंजिंग की है। अगर एक आप एप्लीकेशन याद कर लोगे, दूसरी एप्लीकेशन अगर पिता पर आएगी तो भी आप बना सकते हो। चेंजिंग क्या है, चलिए वही चीज़ें यहाँ पर है। टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके कॉलेज का नेम है उसके साथ साथ जहाँ पर कॉलेज आपका है, ठीक है, ये आप जहाँ के रहने वाले हो। फिर क्या सब्जेक्ट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर लीव टू लुक आफ्टर सिक फादर, ठीक है, यानी बीमार पिता की देखभाल के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखा है। अब वही बात है ना, सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 5 डेज। मैंने वही चीज़ रिपीट की है, देखिए मैंने वही चीज़ रिपीट की है। फिर से एक याद करोगे, दो बना डालोगे, ठीक है। आई बेग टू से दैट माई मदर, अब वहाँ पर मदर था, यहाँ पर माई फादर हो जाएगा, क्योंकि फादर के लिए लिख रहे हैं, पिता के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 5 डेज, ऐसे मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि माई मदर, सॉरी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर, वहाँ पर मदर, यहाँ पर फादर, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 5 डेज, यानी सिर्फ यहाँ पर मदर की जगह फादर लिख दिया। बात वही मैंने कही कि मैं सम्मानपूर्वक आपसे ये कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो है वो 5 दिनों से क्या है, बीमार है, ठीक है, कि बुखार से पीड़ित है या बीमार है। आई हियर इज़ नो बडी इन माई फैमिली टू डू आउटडोर ड्यूटीज़, ठीक है, मेरे पिता की मतलब मेरे पिता के अलावा, उनके अलावा कोई बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मेरे पिताजी हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको जो है इसलिए मैं उन छुट्टी लेना चाहती हूँ। आई हियर इज़ नो बडी इन माई फैमिली टू डू आउटडोर ड्यूटीज़, यानी बाहर के लिए कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी बीमार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर एट लास्ट 1 वीक मोर, जो मम्मी में लिखा था वही पापा में भी लिख दिया है कि डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरीके से कम 1 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से क्या करना है, रेस्ट करने के लिए सलाह दी है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी, जो वहाँ पर लिखा था वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डे ओनली फ्रॉम टुडे, यानी आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कृपया मुझे आज से 3 दिन की अनुपस्थिति की छुट्टी देने का क्या करें, हमें हमारे ऊपर क्या करें, कृपा करें, ठीक है। सो दैट आई मे सर्व हर प्रॉपरली, ताकि मैं अपने पापा की क्या करूँ, ठीक से सेवा कर सकूँ, ठीक है। चलिए फिर डेट यहाँ पर लिखनी है योर ओबीडियंटली। नेक्स्ट आपका 3 आपकी एप्लीकेशन होगी, 4th स्टार्ट हो रही है। 4th आपकी एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन फॉर अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, यानी कि आपके बड़े भाई की शादी है, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कि मेरे बड़े भाई की शादी है तो मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, या नहीं आ पाऊँगा। चलिए तो हम वही स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके कॉलेज का नाम जो भी जहाँ के हैं वहाँ लिखेगा। सब्जेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं, वैसे लिख दोगे तो अच्छी बात है। वही चीज़ है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, उसी को उठाकर यहाँ पर लिख देना है। एप्लीकेशन फॉर अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। फिर आपको क्या करना है, सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कांट अटेंड द कॉलेज फॉर 4 डेज, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कहोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं या कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि मैं 4 दिनों के लिए कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक है, या नहीं हो सकती। फिर क्या, आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स। क्यों नहीं उपस्थित हो सकती, क्योंकि जैसा कि मुझे अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में शामिल होना है, ठीक है, उसकी मैरिज पार्टी में शामिल होना है। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, ठीक है, मैं आपसे इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ या मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। कितने दिन की, 7 नवंबर से 10 नवंबर। आप इतना भी लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि आप मुझे 7 नवंबर से 10 नवंबर तक 4 दिनों के लिए छुट्टी दें और मुझे क्या करें, मुझ पे एहसान करें, ऑब्लिग मी, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो और आप चाहो तो ये पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। और धन्यवाद तो आपको लिखना होता है, थैंक यू यानी धन्यवाद, और फिर डेट और उसके बाद योर ओबीडियंटली। मैंने शायद यहाँ पर आपको धन्यवाद नहीं बताया, या इन सभी में आपको इसके कंप्लीट होने के बाद आपको धन्यवाद भी लिखना है नीचे, ठीक है, थैंक यू भी लिखना होता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका है जो आपकी है यहाँ पर 5th होगी, ठीक है, 4th नहीं 5th होगी। तो ये 5th है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब होता है पूरी फीस माफ़ी के लिए जो आप एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, पूरी फीस माफ़ करने के लिए जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। चलिए देखिए बहुत आसान तरीके से बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए देखिए
वही चीज़ एप्लीकेशन लिखते हो तो ये सारे प्रोसेस तो आपको करने ही होते हैं, टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, फिर उस जगह का नाम, फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट जरूर लिख दीजिएगा कि किस लिए कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। ठीक है, चलिए, यानी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। चलिए, सर या मैडम जो भी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर, मेरे पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब हैं। ठीक है, सबसे सम्मानपूर्ण मैं ये कहना चाहती हूँ या मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जो माता पिता है, पेरेंट्स यानी माता पिता बहुत क्या है, गरीब हैं। तो दैट माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर। आई हैव 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, मेरा एक भाई, मेरी 2 बहनें और एक भाई है। ऑल आर स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल, सभी क्या करते हैं, सभी अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू पे माई फीस एवरी मंथ। ठीक है, इसलिए मेरे पिता जो हैं वो हर महीने मेरी फीस नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BTC सेकेंड सेमेस्टर इन योर कॉलेज फॉर लास्ट ईयर, मैं जो है मैं क्या हूँ, मैं आपके कॉलेज में BTC सेकेंड सेमेस्टर या DLED यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, DLED सेकेंड सेमेस्टर की छात्र हूँ या छात्रा हूँ। ठीक है, और मैं आपके कॉलेज में कब से पढ़ रही हूँ, पिछले साल से पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर क्या है, आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में क्या है, हमेशा पहला स्थान लाती हूँ या पहले स्थान पर रहती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, आई शैल बी हाईली ओब्लिक टू यू, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। दैट आई मे कॉन्टिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। जब आप मेरी पूरी फीस माफ़ कर दोगे तो मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकती हूँ, जारी रख सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू यानी धन्यवाद। उसके बाद डेट और योर ओबीडियंटली XYZ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपका जो एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये मैंने पढ़ाया भी है एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये एप्लीकेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि कहाँ गई भाई इसकी एप्लीकेशन, ये 16 नंबर पे है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मैंने इसकी आपको पढ़ाया भी था, आपने देखा होगा, जो मैंने क्लासेस कराई थी तभी मैंने ये बताई थी एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर है ये, यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, लेटर अलग तरीके से लिखा जाता है और एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लेटर को स्टार्ट करते हैं कि ये लेटर में क्या लिखा है। चलिए, तो ये है एड्रेस, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, यानी जहाँ के हम रहने वाले हैं उस एड्रेस को लिखते हैं, फिर जिस सिटी में रहते हैं उसको लिखते हैं, उसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, डेट डालते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने लिख ली। लिखने के बाद अब क्या करते हैं, डियर फ्रेंड यानी मेरी प्यारी मित्र या मेरे प्यारे मित्र, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे होगे, है ना, यही तो बोलते हैं ना कि मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे होगे। फिर क्या, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विद यू, मैं यहाँ पर जो लेटर लिख रही हूँ वो, मैं यहाँ पर पत्र लिख रही हूँ, तुमसे शेयर कर रही हूँ, तुमसे मैं खुशी को आपके साथ बांटने के लिए एक पत्र लिख रही हूँ, ये भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्सड, मैं जो है ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी जो है वो क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, चलिए, यानी तय हो गई जिसको बोलते हैं। द वेडिंग इज़ ऑन September 5, 2023, उसकी शादी कब है, शादी जो है 5 सितंबर को है, यानी 5 सितंबर को है, 5 सितंबर 2023 को है। इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी विद योर फैमिली, मैं आपको आपके परिवार के साथ क्या कर रही हूँ, समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, मस्ट कम एटलीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज, ठीक है, तुम्हें क्या है, तुम्हें कम से कम क्या है 5 दिन पहले आना चाहिए। आई हैव ऑल्सो इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स, मैंने और भी सारे दोस्तों को भी इन्वाइट किया है, लेकिन बट लिखा है ना, बट आई वॉन्ट योर प्रेजेंस इन द वेडिंग सेरेमनी, लेकिन तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि शादी के समारोह में तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। नो एक्सक्यूज़ फ्रॉम योर साइट विल बी एक्सेप्टेड, मैं कोई भी एक्सक्यूज़, किसी भी तरीके की कोई भी बात यहाँ पर, मतलब कोई भी आपका कहते नहीं कि मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहती, मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, तुम्हें आना है तो आना, यानी एक्सक्यूज़ का मतलब हम ये कह सकते हैं बहाना, है ना, मैं कोई भी बहाना तुम्हारी तरफ से सुनना नहीं चाहती, तुम्हें आना है तो आना है। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड सो डू यू, ठीक है,
क्या कहा गया कि मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ बी श्योर टू कम, जिस दिन तुम आओगी मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ और तुम्हें आना ज़रूरी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, तुम्हारे आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा आभार देना, ठीक है। चलिए, योर्स लवली यानी तुम्हारी प्रिय XYZ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है, आपका जो एप्लीकेशन है वो, सॉरी लेटर दिया गया था, एप्लीकेशन नहीं बोल सकते इसको, हम लेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेटर जो है वो क्या था कि राइट अ लेटर यू फ्रेंड टेलिंग हिम यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी कि आप अपने मित्र को गर्मी की छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो कि यानी आपने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई, उसके लिए जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हो यहाँ पर लिखो, ये बात कही गई। चलिए करते हैं बातें प्रार्थना पत्र की। तो सबसे पहले हम एड्रेस डालते हैं, एड्रेस लिखेंगे, फिर सिटी, जिस सिटी में रहते हैं, फिर डेट यानी जिस डेट को ये हम पत्र लिख रहे हैं, फिर माय डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड्स, मेरी प्रिय मित्र या प्रिय सखा जो भी, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम डूइंग फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, और आई एम डूइंग फाइन हेयर, ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, ये भी जो भी कह सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ ठीक हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल योर अबाउट, मैं एक पत्र लिख रही हूँ, ठीक है, कि मैंने गर्मी की छुट्टियाँ, एक सेकेंड यहाँ पर, कहाँ पर था, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू, मैं एक लेटर लिख रही हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हाउ आई स्पेंड माई समर वेकेशन, मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई हैं। आई वेंट टू माई पेरेंट्स विलेज टू स्पेंड माई वेकेशंस, मैंने जो है वो अपने पेरेंट्स के गाँव में जाकर, अपने माता पिता के गाँव में जाकर के गर्मी की छुट्टियाँ बिताई हैं, ठीक है। मैं अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने माता पिता के गाँव गई थी, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इट वॉज सो नाइस एक्सपीरियंस, यह बहुत अच्छा अनुभव था, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ये बहुत अच्छा अनुभव था जब मैं अपने पेरेंट्स के गांव गई थी। डैट आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुई। दे लव मी सो मच, वे भी मुझसे बहुत खुश हुए, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई विजिटेड द होल विलेज विद माई फादर एंड आल्सो टुक लॉट्स ऑफ पिक्चर ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं अपने माता पिता के साथ पूरे गाँव में टहली और ढेर सारी तस्वीरें भी खींची, यानी ढेर सारी पिक्चर्स भी ली, प्रकृति की सुंदरता को देखा, प्रकृति की सुंदरता की भी बहुत सारी पिक्चर्स ली, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैड अ गुड समर वेकेशन टू, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि तुमने भी बहुत अच्छे से अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताई होंगी। आई मिस्ड यू अ लॉट, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को मेरा प्यार देना, अपने माता पिता को मेरी शुभकामनाएँ कहना, मेरा आभार देना। योर लवली फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी मित्र, तुम्हारी प्यारी या तुम्हारा प्यारा मित्र जो भी XYZ, ठीक है। तो ये हमारी लेटर यहाँ पर कंप्लीट हुए। इतने सारे और इतनी सारी एप्लीकेशन अगर आप पढ़ लोगे तो यहीं से आएगा। अगर मान लो एक दो अगर हो भी जाता है इधर से, तो अब बनाना सीख गए हो, कैसे बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, छोड़ कर नहीं आना है कुछ भी। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, ईजी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, ये सारी ईजी लैंग्वेज ही मैंने बनाई थी, ठीक है, तो आप भी बना सकते हो। तो अब आप नहीं, अब जैसे यहाँ पर एक देखिए एप्लीकेशन आया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग टू हिम योर ब्रदर मैरिज। आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, कहते हैं ना कि शादी वाला सीज़न चल रहा है ना, तो यहाँ पर योर ब्रदर मैरिज, अभी मैंने सिस्टर मैरिज बताया, आप उसी में ब्रदर मैरिज कर देना, जहाँ पर सिस्टर लिखना है वहाँ पर ब्रदर कर देना, ठीक है। और ही और हिम और हिज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है, अब यहाँ पर देखिए एक एसे आया था आपका पोल्यूशन पे, ठीक है, पोल्यूशन पे एसे आया था, तो चलिए हम एसे को पढ़ते हैं जो हमारे पोल्यूशन पर एसे आया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया है। चलिए,
तो पोल्यूशन शब्द जो है ये क्या है, पोल्यूशन क्या है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले जान देते हैं। ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये महामैराथन क्लास है। तो पोल्यूशन जिसको हम प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में, आपको अच्छे से पता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द वर्ड पोल्यूशन वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोल्यूशन विच मीन्स टू मेक डर्टी। यानी जो प्रदूषण शब्द है ये लैटिन शब्द के प्रदूषण से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गंदा बनाना। ठीक है, मेक डर्टी यानी गंदा बनाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूट द वाटर एंड द एयर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस। यानी जो प्रदूषण जो है ये पर्यावरण को हानिकारक पदार्थों को जोड़कर पानी और हवा से प्रदूषित कैसे किया जाता है, ये कैसे करने की जो प्रक्रिया है, यानी पर्यावरण जो है वो प्रदूषण जो है वो पर्यावरण को असंतुलन का कारण बनता है। इस असंतुलन से क्या होता है, जीवन में क्या होता है, सभी के जीवन के अस्तित्व को खतरा भी हो जाता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन कॉजेज इन इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। ये जो पॉल्यूशन है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, इम्बैलेंस यानी असंतुलित कर देता है। द इम्बैलेंस थ्रेटेंड द वेरी सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी कि इससे जब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, जब असंतुलित हो जाता है प्रदूषण के कारण, तो असंतुलन होने की वजह से जो जीवन के सभी जो हिस्से होते हैं, जीवन के सभी अस्तित्व जो होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं। सभी का जीवन क्या होता है, खतरे में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये हमारा सेकंड आपका इससे आया था, द वैल्यू ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो चलिए हेल्थ की क्या वैल्यू है इसके बारे में, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए द हेल्थ इज़ गॉड गिफ्टेड टू अस। ठीक है, स्वास्थ्य को हम गॉड का दिया हुआ उपहार मानते हैं। ठीक है, यानी ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। ठीक है, स्वास्थ्य हमारा क्या है, ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। हेल्थ रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यानी स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति और उसकी मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है, बनाए रखता है। ठीक है, एक विकल्प है बनाए रखने का। ठीक है, टू स्टे हेल्दी इज़ नॉट एन ऑप्शन बट नेसेसरी टू लाइफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि बल्कि एक सुखी जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या है, जरूरी है क्या, अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेसिक लॉ ऑफ गुड हेल्थ आर रिलेटेड टू द फूड वी ईट, द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज वी डू, आवर क्लीननेस, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। यानी कि ये कहा गया है कि एक अच्छी हेल्थ का जो नियम है, जो बेसिक नियम है वो क्या है कि लोगों को, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो बुनियादी नियम है वो है कि भोजन से संबंधित है, शारीरिक व्यायाम से संबंधित है, हमें रोज़ शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और व्यायाम की मात्रा में हम अपना काम करते हैं। ठीक है, हमें डेली विश्राम करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, हमें रेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। यानी यहाँ पर आपका इंग्लिश का जो महामैराथन क्लास वो कंप्लीट हुई, मैंने आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी। अभी हाँ सॉरी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस जो थे हमारे कुछ बच्चों ने पूछे थे, पहले मैं उसको कवर करा दूँ। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन था आपका, मैं भूल गई थी, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखिए मैं भूल गई थी उसको लिखना, तो मैं अपनी भाषा में आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द TLM इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, तो ये जो TLM वाला जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी जब मैं आपको ये करा रही थी फर्स्ट महामैराथन क्लास। तो जो TLM से अगर पूछा जाए कि रोल ऑफ TLM, इम्पोर्टेंस रोल ऑफ TLM, या फिर आपसे पूछा जाए कि ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो सेम आंसर आपको लिखना है, द रोल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स या इंपॉर्टेंस ऑफ TLMs या रोल ऑफ TLM, सेम आंसर है उसका। ठीक है, एक ही आपको आंसर देना है, अलग आंसर नहीं देना है, दोनों बात एक ही। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ही तो आपको ऑडियो विजुअल एड्स आता है, तो आपको सेम आंसर देना है। जो इसका आंसर मैंने लिखा है वही आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये ड्रिल होता क्या है। ठीक है, ड्रिल के बारे में आपको समझा देते हैं। तो ड्रिल पता है आपको क्या होता है, सबसे पहले हम ड्रिल के बारे में समझाते हैं। तो चलिए, तो ड्रिल क्या होता है, ड्रिल जो होता है ये जो अभ्यास होती है
ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षण में जो मौखिक अभ्यास की भूमिका पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर ये बताया गया है। तो ड्रिल आर यूजफुल टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, आप ये भी लिख सकते हो। जो आप ये लिख सकते हो ना कि क्या बोलते हैं, ओरल ड्रिल जो होता है, ओरल ड्रिल आर यूजफुल टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। मौखिक अभ्यास के उपयोग से बच्चों में जो शब्दावली का जो प्रवाह और सटीकता में सुधार आता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, या फिर मैं इसको लिखा दूंगी, या आप लिख लीजिए ड्रिल, आप लिखेंगे ओरल ड्रिल आर यूजफुल टू इम्प्रूव। देखिए ड्रिल क्या होता है, सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ। ड्रिल जो होता है ये एक कक्षा की तकनीक होती है, ये एक टेक्निक होती है क्लास की, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम बच्चों को नई भाषा का अभ्यास कराने के लिए करते हैं। ठीक है, या इसमें जो है शिक्षक को किसी शब्द या वाक्य की जो मॉडलिंग करना होता है, या फिर और जब मॉडलिंग करता है तो शिक्षार्थी यानी जो बच्चा जो होता है उसको क्या करता है, उसे दोहराता है। जैसे हम किसी भी पोएम की, हम क्या करें, किसी भी पोएम को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, स्टाइल, हम क्या करते हैं, थोड़ा पोएम को थोड़ा उसको कहते नहीं कि थोड़ा मॉडलिंग कर करके पढ़ाते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पोएम को हम गा गा कर पढ़ाते हैं, थोड़ा है ना एक्टिंग करके, सॉरी इतनी देर से मेरे दिमाग में ये आ नहीं रहा था, एक्टिंग करके पढ़ाते हैं ना। तो जब हम बच्चों को एक्टिंग करके पढ़ाते हैं, बच्चा वही एक्टिंग देख देख कर उसको दोहराता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो यही पर यहाँ पर ये कहा गया है कि ड्रिल का मतलब क्या होता है, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास कराना। ठीक है, ड्रिल का मतलब कुछ और नहीं होता, ड्रिल मतलब होता है अभ्यास कराना या प्रैक्टिस कराना या एक्सरसाइज कराना। समझ में आ गया? तो ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास कराना या फिर प्रैक्टिस कराना या फिर एक्सरसाइज कराना। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम बच्चों को क्लास में, ड्रिल जो होती है ये एक क्लास की टेक्निक होती है, ये एक कक्षा की तकनीक होती है, जिसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, जिसका हम प्रयोग नई भाषा को अभ्यास कराने के लिए करते हैं। और इसमें जो है शिक्षक जो है मॉडलिंग करता है और बच्चा उसको देख देख कर क्या करता है, सीखता है। ये होता है ड्रिल, यानी अभ्यास कराना, यानी प्रैक्टिस कराना। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि ओरल ड्रिल क्या होता है। ठीक है, ओरल ड्रिल, ठीक है, ओरल ड्रिल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ओरल ड्रिल क्या होता है, ओरल ड्रिल मतलब यहाँ पर कहा गया है कि रोल ऑफ ओरल ड्रिल का रोल क्या है। तो ये क्या करता है, जब हम बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल ड्रिल का मतलब होता है मौखिक अभिव्यक्ति, तो जब हम बच्चों को मौखिक रूप से पढ़ाते हैं तो बच्चों में क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए, यहाँ पर कहा गया इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हम कैसे बच्चों को मौखिक, जब इंग्लिश में बच्चों को हम सिखाते हैं तो उसमें जो वोकैबुलरी होती है, उसकी जो फ्लुएंसी होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, यानी मौखिक अभ्यास जो है वो बच्चों में सटीकता और प्रवाह का सुधार करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है सीखने वाला या फिर जो लर्नर जिसको हम बोलते हैं, या जो बच्चा होता है, उसको जल्दी से जल्दी जवाब देना भी सिखाता है। यानी कि हम इंग्लिश में बच्चों से बात करते हैं, इंग्लिश में बच्चों इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, तो वो बच्चा क्या होता है, वो उसको बोलने में हिचक नहीं होती है, वो जल्दी जल्दी, यानी जो सीखने वाला यानी जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जल्दी से जवाब देना सीख जाता है। जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो जल्दी से जवाब देना सीख जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, ये जो हम सिखाते हैं, यानी जो ओरल ड्रिल होता है, तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, सोच लेते हैं थोड़ा सा कि तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि क्या बताऊँ अब ओरल ड्रिल के बारे में। तीसरा पॉइंट, हाँ, तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, जैसे कि जब हम बच्चों को कोई दूसरी भाषा सिखाते हैं, ठीक है, तो जब दूसरी भाषा सिखाने की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान ये हमारे क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, ओरल ड्रिल। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो हम पहला पॉइंट जल्दी से आप लिख लीजिए कि जो ओरल ड्रिल है, ओरल ड्रिल आर यूजफुल टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। क्या लिखोगे आप, लिख लो जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, फर्स्ट पॉइंट ओरल ड्रिल, DRILLS। ठीक है, ओरल ड्रिल्स आर यूजफुल टू improve fluency, ठीक है, fluency and accuracy। ठीक है, ये बच्चों के अंदर स्पष्ट बोलने और सीखने की क्या करता है, उसमें सुधार करता है। ठीक है, लिख लिया। सेकेंड पॉइंट चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि दे टीच लर्नर। ठीक है, दे टीच लर्नर
लर्नर्स यानी सीखने वाला, ठीक है, दे दिस लर्नर्स हाउ टू रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है, यानी ये जब हम बच्चों को मौखिक अभ्यास करा देते तो बच्चा जल्दी जवाब देना सीख जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज, हाँ, तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा लिखना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज की स्पेलिंग लिख लीजिए ALUGUAGE, ठीक है। फिर क्या है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस एंड एक्यूरेसी, लर्निंग प्रोसेस एंड एक्यूरेसी होल्ड्स ऑन इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, होल्ड्स ऑन इम्पॉर्टेंट प्लेस, PLACE प्लेस लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बस 3 पॉइंट इतने बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपकी सेकंड जो पोर्शन वो भी अब आप सोचोगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब क्यों नहीं करा है। इसके लिए देखिए, मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि जो मैंने आपको टेलीग्राम पे जो आपको वीडियोस भेज दी हैं और आपकी यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, उससे आप पढ़िए। वो जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट, देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप ग्रामर का कोई भी पोर्शन नहीं कंप्लीट कर पाओगे, कोई भी पोर्शन यानी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको नहीं कर पाओगे जब तक आपकी ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जहाँ पर मुझे लगा कि मैं यहाँ पर चीज़ों को कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकती हूँ वो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं अभी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके साथ साथ आपको नरेशन है, इसके साथ साथ आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स हैं, ये सब समझाने बैठ जाऊंगी तो इसके लिए जब तक मैं आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो करा दिया ना ऑलरेडी, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें डिटेल में और लंबा थोड़ा खींचकर बता दिया है बहुत अच्छे से सरल भाषा में, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करिए, वो आप पढ़िए। तो कल आपकी मैथ की क्लास होगी, उसके बाद सोशल साइंस की क्लास होगी। जो बच्चे हमारे बहुत परेशान है मैम सोशल साइंस की क्लास करा दीजिए, तो एक बार मैं मैथ की महामैराथन ले आऊँ, उसके बाद सोशल साइंस की आपकी क्लासेस करा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराया है सोशल साइंस के, और महामैराथन तो दूर की बात है, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं कराया। तो जो महामैराथन लेकर आऊँगी उसी में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इन्वॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप स्टडी पर करिए, किसी और चीज़ पर नहीं। रील्स मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, सिर्फ मोबाइल उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद पेपर होने के बाद आप सारी मस्ती रील्स वगैरह जो भी देखना है आराम से देखिएगा। अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप ये मान के चलिए हो भी सकता है आपका 1 जनवरी से पेपर, और कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, ठीक है, 1 जनवरी से हो भी सकता है। इसलिए आप मान कर चलिए कि आपका 1 जनवरी को पेपर है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 दिन बचे हैं, ठीक है। 10 दिन में 9 दिन बचे हैं, एक दिन तो आपको एडमिट कार्ड लेने जाना होता है आपके कॉलेज में, ठीक है। चलिए वे मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।